फैसला लिया गया कि जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है और हम लोग इन मुलाकातों में ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है वो उसके ख़तरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेस हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि ये इस बिल के ज़रिए से बीजेपी वक्फ को ख़त्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ़र्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है। जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। कल किस तरीके से रेवंत रेड्डी जी की प्रतिक्रिया जो है वो आप मिली, क्या उन्होंने कहा? तो सीएम रेवंत रेड्डी तो हमको बताए कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के वक़्त जो उन्होंने अपनी अपोजिशन का इजहार किया था वो जनाब के.सी. वेणुगोपाल थे और उन्होंने उसका जिक्र किया और हमने कहा कि हाँ हमने सुना उस बात को, मगर हम उनको बताए क्लॉज बाय क्लॉज कैसे वो गलत रहेगा। तो फिर वो बताए कि उनके ही ऑर्डर पर यहाँ पर जो तेलंगाना में एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जनाब शब्बीर अली साहब हैं, उन्होंने भी एक कंसल्टेशन रखा था। तो उन्होंने बोले कि हम पूरा इसको और पढ़ेंगे और उनकी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे भी बात करके ये तमाम आपके कंसर्न्स उन तक हम पहुंचाएंगे। सर, हाजी शहजाद अली के डिमोलिशन तो देखिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। वो है 1995 का एक्ट में, भाई वो फ़ोन बंद करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दो यार। 1995 के एक्ट में सेक्शन 40 है सीओ को, जो सीओ के पावर्स है वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर को भी पावर्स है और कोई भी जाकर ऐसा नहीं बोल सकता कि वक्फ है। अगर खबरस्तान दिखा, अगर मस्जिद दिखी, दरगाह दिखी, तो वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती। तो वो पावर सीओ को थे। हमारा डिमांड ये है नरेंद्र मोदी सरकार से कि सेक्शन 40 में लास्ट 10 इयर्स में इनको पावर में है ना, वो सेक्शन 40 का अगर एब्यूज हुआ है उसके आप हमको एग्जाम्पल्स दो, या फिर अगर कोई कोर्ट का
फैसला है जो सेक्शन 40 के खिलाफ बोले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या वक्फ ट्रिब्यूनल का हो, वो बताओ हमको। आपके ने कोई डेटा है क्या? बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 40 का सही इस्तेमाल हुआ और आप आगे बढ़ो। वो जजमेंट याद नहीं आ रहा, मगर रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ से आरोप ये भी लग रहा है कि वक्त की जो ज़मीन है उसका दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्केट्स बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? मार्केट बनाया जा रहा है, उससे जो भी रेंट या जो भी पैसा आता है वो मुसलमानों तक या जो गरीब मुसलमान है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, आरोप लग रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती नहीं हो सकती, मगर सवाल ये है कि इस प्रपोज बिल में सेक्शन 3 एक है जिसमें ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सेक्शन 3 में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी हुई है तो कलेक्टर उसका फैसला करेंगे और कलेक्टर फैसला करने के बाद उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड चेंज होगा और वक्फ बोर्ड को बोला जाएगा कि आपके वक्फ के रिकॉर्ड से उसको निकाल दो। तो सेक्शन 3(r)(c)(1) कुछ है। तो पहले तो यह है कि कलेक्टर अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टर को बोल रहे हैं कि तुम अपना ही फैसले का जज बन जाओ, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा? बताओ आप, कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट में, जब ये 2013 का बिल आया। आपको मालूम, कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे थे, उन्होंने महीने को किराया क्या देते घर का? 150 रुपये। प्राइवेट छोड़ो आप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 150 रुपये किराया देते उन्होंने। अब 150 रुपये, इतना बड़ा घर में रहे कलकत्ता में, 150 रुपये किराया कोई है क्या? बोलो आप, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, एक ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है।
क्यों निकालना चाह रहे भाई आप वक्फ यूजर को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ यूजर का मतलब यह है कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ यूज़र नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ यूज़र निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट यह हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप? और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है, अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को जितने वक्फ है उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहाँ है बताओ आप मेरे को? हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहाँ रहेंगी बोलो आप? दरगाह यूसुफैन है, 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप? बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है, वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप? चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे? अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके ने डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। और एक बात समझिए आप लोग, देश को भी समझने की जरूरत है, खासतौर से हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को, कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, आप रेगुलेट करिए, मदद करिए। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, हर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को ग्रांट मिलता, जैसे आंध्र प्रदेश में शायद 500 करोड़ रुपए दिए। यहां वक्फ बोर्ड को क्या ग्रांट दे रहे बताओ? पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को ग्रांट दी बताओ आप? एक पैसे का ग्रांट नहीं देते आप, ग्रांट ही नहीं है। और फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं आपके जो उसमें क्या कर रहे हैं आप? सेंट्रल वक्फ बोर्ड सेक्शन 19 है और स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो सेक्शन 14 में आता, 95 एक्ट में। अब उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदूज को मेंबर बनाना, 2 हिंदूज को। अभी क्या है, अभी कोई भी हिंदू मेंबर नहीं बन सकता सिवाय सिटिंग मिनिस्टर के। आप हमको ये बताइए, और स्टेट वक्फ बोर्ड में आप तकरीबन सिर्फ चार मुसलमान रहेंगे। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बनते, एक मुतवल्ली कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन होता, एमपी कैटेगरी का इलेक्शन होता और जुडिशरी का, बार काउंसिल का, ये 4 इलेक्शन होते। अब मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही? इलेक्शन नहीं, हम नॉमिनेट करेंगे। क्यों नॉमिनेट करेंगे भाई? आप इलेक्टोरल प्रोसेस के खिलाफ क्यों हैं? और फिर आप ये बोल रहे कि नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे।
मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने अब जो बोल रहा हूं आप जरा इसको गहराई से सुनिए। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983, आप लिख लो ये। उसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये बोलता है कि नो पर्सन अनलेस ही इज अ हिंदू बाय रिलीजन be eligible for being or continuing as a member of the board or executive committee or chief executive or as an employee। यानी काशी विश्वनाथ का सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि वो जो हिंदू होगा बाय रिलीजन वही एलिजिबल होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनने के लिए और सीईओ बनने के लिए और एम्प्लॉय होने के लिए। फिर आप वही काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 में सेक्शन 6(3) देखो आप, जिसमें यह बोला गया है कि वेर ए मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज सच बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट इज नॉट ए हिंदू, द पर्सन अवेलेबल नेक्स्ट बिलो हिम इन दिस बिहाफ शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी अगर कोई मेंबर अपनी ड्यूटीज को निभा नहीं सकता इसलिए कि हिंदू नहीं है तो किसी और को हिंदू को बनाया जाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में? काशी विश्वनाथ बोर्ड का कोई हिंदू ही मेंबर बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता। और याद रखिए हिंदू का डेफिनेशन आर्टिकल 25 में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है। यहां पे क्या बोल रहे, सिर्फ हिंदू रहेगा, ना सिख होगा, ना बौद्ध होगा, ना आपका जैन होगा। फिर आप तमिलनाडु में आइए, लंबा तो नहीं हो रहा ना ये? हाँ, अगर लंबा हो रहा तो बोलो, रुक जाता हूं मैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, उसका आप सेक्शन 10 पढ़ो आप। उसमें क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एवरी ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर एंड एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट अपॉइंटेड टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय whomsoever appointed shall be a person professing the Hindu religion and shall cease to hold office as such when he ceases to profess religion। यानी कमिश्नर, तमिलनाडु में कमिश्नर एंडोमेंट बोर्ड का, ज्वाइंट डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी ऑफिसर और उनका एम्प्लॉय जो इस एक्ट में अपॉइंट होगा उसको हिंदू रिलीजन का होना चाहिए। और अगर वो हिंदू रिलीजन का नहीं है तो ऑफिस में नहीं रहेगा। कौन सा सेक्शन है तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट? सेक्शन 10। आप आंध्र प्रदेश में आ जाओ, आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी एक्ट है वो। आंध्र प्रदेश वो एक्ट था 87 का, तेलंगाना में भी एक्ट है। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, वो सेक्शन 3(2) क्या बोलता है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, every regional joint commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner appointed under subsection 1 exercising the powers and performing the functions aforesaid in respect of religious institution endowment shall be a person। shall, देखिए जब लफ्ज shall आता ना लॉ में तो मैंडेटरी हो जाता। shall और मे में फर्क है। मे में माने दोनों भी हो सकते, shall में फर्क। ये shall वर्ड आया तो सिर्फ वही हिंदू माने वही मैंडेटरी हिंदू होना। shall be a person professing Hindu religion and shall cease to exercise his powers and function these functions when he ceases to profess the religion। यानी आपको हिंदू होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो मेंबर निकलते। अब कर्नाटका में आइए आप, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स 1997, सेक्शन 7 पढ़ो आप। उसमें क्या हो रहा? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एवरी अदर ऑफिसर और सर्वेंट यानी एम्प्लॉय भी, ऑफिसर भी, appointed to carry out the purpose of this act by whomsoever appointed shall be a person professing Hindu religion and shall cease to hold office as in such when he ceases to profess religion। ये वही है। फिर आप ओडिशा को जाइए, ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1951, उसमें सेक्शन 5 पढ़ो आप। उसमें वही लिखा हुआ है कि the state government may by notification appoint a person who professes the Hindu religion as a member of either judicial, administrative service, retired member thereof to be commissioner of endowments, and they may further appoint such number of deputy commissioner, assistant commissioner as they think fit। फिर उसमें ये बोल रहे अगर कोई हिंदू रिलीजन नहीं है उसका, उसको ऑफिस सीज कर देना। हमारा क्वेश्चन ये है
मैं आपको 5-6 स्टेट्स की मिसाल दिया। अब 95 के एक्ट में, जो अभी एक्ट है, इसमें क्या है, सेक्शन 9 जो वक्फ काउंसिल का है, ये पूरे के पूरे मुसलमान हैं 95 के एक्ट में। अब 2024 में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2 मेंबर्स अंडर दिस सेक्शन शेल बी नॉन मुस्लिम, माने 2 मेंबर कम से कम मस्ट है आपको नॉन मुस्लिम बनाना। ये वायलेट करता आर्टिकल 15, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप आ जाइए स्टेट वक्फ बोर्ड पे, 90 जो स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन 14 है 1995, जिसमें पूरे मेंबर मुस्लिम हो सकते, पूरे मेंबर मुस्लिम होते। अब इन्होंने क्या कर दिए, यहां पर क्या कर दिए, खाली 4 कर दिया स्टेट वक्फ बोर्ड में। हमारा बोलना यह है कि भाई साहब, जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीईओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ आप, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया, अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता, खैद बामुशक्कत। अब खैद बामुशक्कत को करके सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्फ का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया आप। ये कौन सा वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरां हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोलते मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हाँ हमारे पास डीड है? बोल कौन बोलेंगे? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से लाके देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ बाय यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले, सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उसका मकसद है। मैं आपको जितने सेक्शंस बोला हूं ना, आप जाकर पढ़िए। अगर मैं एक भी झूठ बोल रहा हूं तो आके मेरे पकड़ लो आप मेरे को। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई? हां, आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में हमको डालो आप। और आपको मालूम, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज को ना इंदिरा गांधी के जमाने में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1984 में कोर्ट स्टेटस को का ऑर्डर दिया। हम 2024 में हैं, 30 साल हो गया, उस स्टे को विकेट नहीं करा सके। 84 से 2024 तक एक मामूली स्टे को विकेट नहीं करा सके आप बोलते मुसलमान ऐसा कर रहा, मुसलमान वो कर रहा। अरे सरकार तुम्हारी है ना बाबा, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मंत्री है। मुसलमान का तो कोई ना प्रधानमंत्री है ना कुछ भी। हम तो खाली वोट डालने वाली मशीन है, एटीएम है। हम तो दूध देने वाली गाय है, हम भैंस हैं। हम 84 से एक स्टे विकेट नहीं कराए आप, और हमारे को बोल रहे आप। तो ये है इस एक्ट में, ये मोटा मोटा आपको समझाया मैं। तो इसलिए आज पूरे मुसलमानों में, इंडिया के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है।
और पूरा मुसलमानों में बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मुसलमानों के मस्जिदों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तानों को छीनना चाह रहे, एग्रीकल्चर जो वक्फ लैंड है उसको छीनना चाह रहे। वक्फ के बचाने के नाम पे वक्फ को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। हमको बताइए आप कैसे ये इसको काबिल कबूल होगा। और हम तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सोचो। आप जिस तरीके से आप लैटरल एंट्री को वापस लिए, जिस तरीके से आप दलित के क्रीमी लेयर को वापस ले जा रहे हैं, इस तरीके से इस कानून को भी वापस लो। आप कैसे 17 करोड़ मुसलमानों की ये प्रॉपर्टीज को कैसे छीनना चाहेंगे? आप क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? असद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि 1954 के जो है वो भी दस्तावेज दिखा रहे हैं। लोग हैं, कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर भी जो मुस्लिम गरीब मुसलमान हैं उनके ज़मीनें हैं, उनका ये कहना है, और उनके बाप दादा से वो ज़मीनें हैं जो तब तक देखिए आप देखिए नहीं, देखिए 1954 के डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कब्जे में है। लेकिन नहीं, एक मेरे सवाल, उन्होंने कब्जे में है, कब्जे में है उन्होंने। नहीं, अरे बोलो ना, है ना कब्जे में? शर्मा को आप। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं पूछो नहीं, सुनिए आप कब्जे में है नहीं है 54 से, है ना कब्जे में? मैं आप मेरी बात को सुनो। आप बोलो, सुनो मैं क्या बोल, है कब्जे में उन्होंने, है ना कब्जे में, है ना? उन्होंने जब कब्जे में है तो डर किस बात का? आपके डॉक्यूमेंट है ना, आप वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड नहीं सुना, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आपका पोजीशन तो है, आप बोलिए हमारा ये वक्फ नहीं है, आप बताइए उसको। कौन रोक रहा आपको? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कि आप कोर्ट को नहीं, आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हर जगह जा सकते हैं मगर बेच नहीं सकते, उनकी जरूरत के हिसाब से। हाँ, बेच नहीं सकते, इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वक्फ में जब वक्फ बोर्ड में जब गज़ेट इशू होता, कैसे गज़ेट इशू होता समझिए आप। गज़ेट कैसे इशू होता? पहले सर्वे कमिश्नर, अब मैं फर्ज करिए मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं वक्फ के नाम पे, तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ को देना चाह रहा हूं। वक्फ बोर्ड क्या करता? सर्वे कमिश्नर को बोलता है। सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट का अपॉइंटी है, मेरा अपॉइंटी नहीं है। सर्वे कमिश्नर बोलता ठीक है, ये असद साहब ये प्रॉपर्टी दिए है, इसका हम सर्वे करेंगे। सर्वे करके वो बोलते कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनका ने टाइटल है, जो भी है देख के उन्हें लेटर लिखते स्टेट गवर्नमेंट को कि ये प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती, नंबर 1। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक गज़ेट इशू करती और वो गज़ेट के खिलाफ 1 साल तक मुसलमानों को राइट है कि आप उसका गज़ेट को अपोज करें कि नहीं भाई असद साहब की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती, हमारा शेयर है इसमें। 1 ईयर के बाद आप अपोज नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप करिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कौन सा जुडिशियल रिव्यू रोक रहे? अच्छा, अब जो ट्राइब्यूनल है, अभी ट्राइब्यूनल जो है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज है अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, एक है इस पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, दूसरा एक एमिनेंट पर्सन है। ये तीनों मिलकर फैसला करते। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बिल में कि ट्राइब्यूनल अगर नहीं बनाए कोई स्टेट में तो दूसरा ट्राइब्यूनल वो केस को डील कर सकता है। यानी अगर वक्फ ट्राइब्यूनल कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाई तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल डिसाइड कर लेंगे वक्फ के मैटर को, ये एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर ट्राइब्यूनल बनाए तो उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल दिए, कई को ला रहे हैं आप उसमें, क्यों ला रहे हैं उसमें आप? अच्छा, अगर 2 मेंबर में एक ही मेंबर बनाए तो एक मेंबर ही डील करेंगे उसको। और ये बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते, झूठ बोल रहे हैं लोग। वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अगर मेरे खिलाफ आ गया तो मैं हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालता हूं। कोई देयर इज नो स्टॉपेज फॉर एनीवन गोइंग टू हाई कोर्ट टू फाइल अ रिवीजन पिटीशन। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा आप लोग चलाए थे अपने टीवी चैनलों पे, अखबारात में कि सूरत की म्युनिसिपल बॉडी को वक्फ, गुजरात वक्फ बोर्ड वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ये बोला कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है,
गुजरात का वक्फ बोर्ड वाला वक्फ ट्राइब्यूनल वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में जाएगा कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है ये। कैसे आप बोलिए कि ये कौन हर चीज जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है ना, वो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को अच्छा करने के, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों से पूरा वक्फ को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये उनका पोजीशन है। मैं एक एक चीज आपको सच्चाई से बयान किया हूं पूरा यहां पर। अब आप बोल रहे हैं कि 54 से लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता वक्फ प्रॉपर्टीज पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स है, मेरे को नहीं है। तो मेरे को तो लिमिटेशन अगर पीरियड कोई 12 साल से, अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लिमिटेशन पीरियड उड़ा दिए, तो अब जितने लोग एंक्रोचर्स है वो मालिक बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे वो। ऐसा कैसा होगा भाई? आप क्या सलाह देने वाले हैं और कैसा हो कि ताकि वक्फ के ऊपर खासकर जिस तरीके से आप एंक्रोचमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने ये दस्तावेज भी इधर के उधर किए हैं, ये पुरानी बात नहीं। देखिए कैसे हो? नहीं, यकीनन वक्फ प्रॉपर्टीज में बाज नहीं बल्कि बहुत से एंक्रोच मुसलमान भी है, मैं मानता हूं उस बात को, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर आप जो है एक गलती को सही करने के लिए उस चीज को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना आप। कैसे सही किया जाए? आप वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट में लेकर आओ वक्फ बोर्ड को। आप ये अच्छा करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे अच्छा? आप जब आप अच्छा करना चाह रहे, आपकी नीयत अच्छी है, तो एक काम करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे? कौन रोक रहा नरेंद्र मोदी को? आप संविधान को लेकर चूमते। अरे वही संविधान में तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 पुकार के आपको बोल रहा है ये कानून गलत है आपका, ये बिल गलत है आपका। सर, हाजी शहजाद अली पर क्या बोलिए? इंसिडेंट पर आपने बात की है सर, उसी पर बताइए। हाजी शहजाद अली का वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसमें हाजी शहजाद अली ने कहा कि 21 अगस्त के दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, उलेमा भी है, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दिए कि एक अहमक जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बोलने की कोशिश किया, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर करो। वहाँ पर एडिशनल एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसडीएम साहब थे। एक मजमा जमा हो गया, उन्होंने खुद बोल रहे, फतरमबाजी शुरू हुई तो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर को बोले कि भाई जाके समझाओ। वो बाहर निकले, हाजी शहजाद पर भी पत्थर पड़े। उसके बाद खैर मामला बढ़ गया, वो चले गए अपने घर को। तो आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को बुलडोजर लाकर आप डिमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बारे में। आप पूरे घर को तोड़ दिए, उसके गाड़ियों को आप पीस दिए, और फिर जो एलेज एक्यूज को आप पकड़ के रात भर पुलिस स्टेशन में मारे। उन लोगों को चल नहीं सक रहे वो लोग, और उनको आप रोड पे चला के बोल रहे नारे लगाओ। हम बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है। आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को चूम रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं आप। ये बुलडोजर जाके तोड़ दे रहे आप और बोल रहे नहीं इलीगल था। तो इलीगल आपको उसी दिन मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम हुआ? उसके गाड़ियों को क्यों तोड़ा आपने? आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, और जो लोग आज सत्ता के नशे में, गुरूर में आकर बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, याद रखो गरीब की बद्दुआ तुम लोगों को बर्बाद करेंगी।
और गरीब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो उसकी बदुआ तुमको बर्बाद करेंगी। जो लोग आज बुलडोजर से अपनी ताकत के मजाहरे कर रहे, कल इलेक्शन आएगा तो पब्लिक अपने वोट के जरिए तुमको डिमोलिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये होने वाला है। जो कोई भी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को तोड़ रहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इख्तिदार के महल भी डिमोलिश होंगे एक दिन। जैसे वाराणसी में हुआ और अब हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपके एमआईएम के एक नेता जो है उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी भी जमीन या फिर उन्होंने भी वहां पर अवैध तरीके से हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको? तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के ज़माने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। आपको लग रहा है कि एफटीएल में जितनी भी हैं उनको तोड़ा जाना चाहिए? आपने देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही दे रहा हूं मैं, जो मैं भी दे चुका। और कुछ पूछना है? सर, ये रुकन-बिन-दौला लेक जो है ना, 18th सेंचुरी लेक, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स अभी एफटीएल के अंदर है। मैं आपको रिक्वेस्ट सुनिए, अच्छा और एक बात, एफटीएल में और एक बात है, गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, एफटीएल में है। अब कितने लोग गोल्फ खेलते हैं, मैं तो जिंदगी में मेरे को मालूम ही नहीं गोल्फ क्या होता, एफटीएल में है। आप देख लो, वो जाके देखो आप, गोल्फ कोर्स एफटीएल में है। अच्छा, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाके खेलते, टिक 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 टिक, वहां पे 3-3 घंटे खेलते आईएएस आईपीएस अफसर वहां पे, वही गोल्फ कोर्स में। फोटो निकाल के डालता हूं मैं, कौन से आईएएस आईपीएस और खेलते गोल्फ कोर्स वहां पे, 4-4 घंटे खेलते गोल्फ का। खेलने गए तो 3 घंटे खेलना पड़ता, एक होल क्या क्या रहता, वो लंबा होता। भाई क्या हो रहा है फिर ये? वो दरगाह क्या बोल रहे आप? हाँ उसमें एक स्ट्रक्चर है, दरगाह हाँ, दरगाह को वैसे no, I am thankful for the small mercies. I am thankful for those small mercies. What can I say? लेकिन जरूरत है, आपको लग रहा है क्या? आज की तारीख में जिस तरीके से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए मैडम, जनसंख्या बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार? हाँ, अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, ये क्या की जरूरत है? अब देखिए, हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, हम मेयर साहिबा को, चीफ सेक्रेटरी मैडम को हम दे चुके हैं।
अब उनको डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है वो गवर्नमेंट ले रही है। हम तो यही बोलेंगे कि हम जो दिए आप रिप्रेजेंटेशन का एग्जामिन कर लो आप। सर, ऐसा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इन प्रिंसिपल ये अमेंडमेंट बिल को अपोज कर रहे हैं। आप रिपोर्टेड देखिए, आई कैनॉट स्पीक फॉर बोथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टी और दीज लीडर्स। इट इज़ फॉर देम टू से, बट definitely the TDP MP when he stood up in the parliament, Mr. Balayogi's son, late Balayogi's son, he said that this should be referred to a committee. That is on record, he said. But I cannot speak for them. It is वो पार्टी है, वो लोग बोल सकते हैं अपने बारे में। What would you like to say to them, sir? अरे हम तो उनसे यही बोलेंगे कि ये जो चीज़ें बताया हूँ मैं, ये आप इस पर गौर करिए। ये वक्फ के इंटरेस्ट में नहीं लाया जा रहा है एक्ट। ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए एक्ट नहीं लाया जा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी या फिर वक्फ से जो मेंबर्स हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, वही लोग जो है मस्जिद और बाकी जो भी कब्रिस्तान जैसी जगहों को बर्बाद करके या उनको गिरा कर जो है उसके ऊपर मार्केट प्लेस बना रहे हैं। मेरा सवाल ये था, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? आप इसको मानते हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है हमको बताइए ना। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आप इसमें से बात चैनल नहीं चलाएंगे इसको। एक यतीम खाना था बम्बई में। यतीम खाने को 20 करोड़ रुपए में बादशाह सलामत खरीद लिए। बादशाह सलामत यतीम खाने को खरीद के आलीशान पैलेस बना लिए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा। अब उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। औरंगाबाद जालना रोड है, वहाँ जाके देखो आप कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बैठा हुआ है वहां पे। आप देख लो, आप कौन है? वो देख लो आप जाके। दिल्ली में 2 5 स्टार होटल है। किसकी जमीन पे 5 स्टार होटल बनी हुई है भाई साहब? ये मामू की दुकान पे नाना की फातिया कौन कर रहे? देख लो आप, देख लो आप। ये सब चीजें हैं ना। आप वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर नरेंद्र मोदी बचाना चाह रहे तो आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो। आप पब्लिक प्रेमिस एविक्शन एक्ट में लेकर आओ। ये वक्फ बाय यूजर कैसा आप निकालेंगे? ये आप ओरल मुतवल्लीशिप को निकाल रहे। आप जो एक्ट लेकर आ रहे वो वक्फ को बर्बाद करेगा। प्राइम मिनिस्टर को इस पर सोचना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे अपनी? क्या ये करना चाह रहे? वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके जाना चाह रहे क्या आप एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करना चाह रहे बजाय उनको निकालने के? और उस एक्ट में जो 24 एक्ट में एक चीज है, आप लोग पढ़ो, मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा, जिसमें इंदिरा गांधी इमरजेंसी में एक वर्ड इस्तेमाल करी थी कि उन्होंने जब इमरजेंसी डिक्लेयर करे थे इलेक्शन हारने के बाद, उसमें उन्होंने बोले थे कि नो कोर्ट शुड ट्राई दिस, नो कोर्ट शुड हियर दिस। वही वर्ड, 3 वर्ड को इस्तेमाल करे इस एक्ट में। अब क्या इमरजेंसी लाना चाह रहे आप जाके पढ़ो, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, वो हुआ है। चलिए साहब, थैंक यू। सर, 2022 में भी ऐसा कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था, तो उसका इसका कुछ 2022 में 2022 में भी न्यू अमेंडमेंट बिल टू उसको वापस ले ली बीजेपी। नहीं, उसको बीजेपी वापस ले ली। दे हैव टेकन इट बैक वेरी क्लेवरली, दे हैव टेकन इट बैक। कोई कंसल्टेशन नहीं किए, स्टेक होल्डर से बात नहीं किए, कुछ भी नहीं करे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाइए, उसमें इवेंट्स बोल के है, एक फोटो नहीं है उन्हें कंसल्टेशन करे सो। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट है, वहां जाके देखो आप, एक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करना चाह रहे भाई? और उसमें बोल रहे कि वक्फ और औलाद में, माने वक्फ और औलाद का मतलब ये है कि मेरी औलाद के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, और बोलता हूँ कि इसमें से एक 30% मैं वक्फ की एक्टिविटीज़ के लिए, मैं बाकी मेरे औलाद के लिए, या फिर मैं बोलता हूँ इसका जो इनकम आएगा मेरी औलाद के लिए, उसमें जो ऑर्फन है, विडोज है। इसमें आप क्या कर दिए मोदी सरकार? लीगल हेयर्स का शेयर मार नहीं खाना।
अरे भाई साहब, हिंदू धर्म में अगर कोई पेरेंट्स, उनके 2 या 3 बेटे हैं या औलाद है, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकते बाय विल। मुसलमान नहीं दे सकता, ओनली 1/3 दे सकता मुसलमान। समझिए आप, जिंदगी में हिंदू और मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकते, गिफ्ट। मगर मैं एज ए मुस्लिम अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता हूं। ये क्या बात है भाई? ये कैसा है बोलिए आप? उसमें आप एक्ट में डालिए बात। तो एक एक सेक्शन जो नरेंद्र मोदी बनाए हैं, वो मुसलमानों से उनका पर्सनल लॉ, मुसलमानों से उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट छीनने का ये बिल बनाए हैं। सर एक आखिरी सवाल, आप कितने सवालात बोलेंगे आखिरी? इंक्रोचमेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर चाहे वो हाइड्रा हो या वाराणसी, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो रहा है, इंक्रोचमेंट्स के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, एक बात सुनिए, हाजी शहजाद अली का घर भी क्यों तोड़ा गया आपको मालूम? हाजी शहजाद अली का घर इसलिए तोड़ा गया, 20,000 स्क्वायर फुट का घर, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि एफटीएल में बनाए वो। यही सवाल। हाँ, एफटीएल में बनाया बोल के पूरी बिल्डिंग बन गई 20,000 स्क्वायर फुट, जब तक अथॉरिटीज के मुंह में गुलाब जामुन था, समझे ना आप, और उसका जूस चूस रहे थे, और जब बिल्डिंग बन गई एफटीएल में लाके तोड़ दिए। अब आप उसका नतीजा निकालो पूरा।